everyone, and welcome to the Winspel Talk Show. Today we are having Rashi with us. She's a life coach, and apart from that, she's an amazing woman. So I don't think that my words are enough to give her introduction. Rashi, could you please explain the challenges of your life, what the struggles did you face and how to overcome it? Because आप ज्यादा अच्छी तरह से अपनी इंट्रोडक्शन अपने बारे बता पाएंगे मेरे से ज्यादा. So could you please tell to our audience about it? Yes. Actually, एक रूटीन मेरे मम्मी पापा स्कूल में जॉब करते थे, तो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की अपब्रिंगिंग है मेरी. एंड मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी एट द एज ऑफ 21. एंड वहाँ मतलब उसके बाद मेरा लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, इसे हम बोल सकते हैं. और मतलब कुछ हमारे मेरी शादी में कुछ डिफरेंसेस थे. मतलब ऐसा था कि हमारी ट्यूनिंग कभी मैच ही नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से. लेकिन फिर मुझे 2 बेटियां हैं, तो उनकी वजह से, और मैं हाउसवाइफ थी, तो मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं घर से बाहर निकलूं. और उस टाइम मतलब मैं 90s की बात कर रही हूँ ये, तो उस टाइम इतना भी सोसाइटी में भी इतना ये नहीं था कि सपोर्ट नहीं मिलता था. घर से भी सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए. तो ऑलमोस्ट मैं 18 साल तक मैंने शादी निभाई. और उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैं यहाँ पे रही तो या तो मैं पागल हो जाऊंगी, या फिर मेरा हेड में ऐसे बस्ट हो जाएगा, ऐसे ब्लास्ट पूरा हो जाएगा. इतना टेंशन था. और उसके साथ मतलब इतने 18 साल मैंने काफी सारा मारना पीटना सब कुछ मेरे साथ हुआ. तो एक्सीडेंट्स भी हुए, बर्निंग टाइप ऐसे. तो रिश्ता ऐसे रबर बैंड जैसा होता है, आप अगर खींचोगे ना तो वो टूटता है. मतलब एक लिमिट तक ही आप सामने वाले को ये कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो. तो ऐसा हुआ कि मेरी पूरी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी खत्म हो गई. एंड मैंने डिवोर्स का डिसीजन लिया. तो फिर एक लड़ाई खत्म हुई, लेकिन मेरी जिंदगी की दूसरी लड़ाई स्टार्ट हुई. क्योंकि मैं फाइनेंशियली तो स्टेबल थी ही नहीं, हाउसवाइफ थी, मेरे पास कुछ पैसे वैसे नहीं थे. और फिर दोनों साइड के घर में डिवोर्स को लेके काफी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे. मनाना पड़ा मेरे घर वालों को कि मुझे लेना है डिवोर्स, मैं नहीं चाहती इनके साथ रहना वगैरह. फिर मैं घर से निकली मेरी बेटियों के साथ. लेकिन 1 साल रहने के बाद मुझे मतलब समझ में आया कि मेरी बेटियों की बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट उन लोगों के साथ है. और मैं तो स्ट्रगल कर रही थी पूरा दिन, मतलब ऑफिस वगैरह मैं कर रही थी. तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाए. तो मतलब मेरे साथ वो लोग सफर ना हो, मेरी बच्चियां सफर ना हो. तो इसलिए मैंने उनको, वो चाहते थे पापा के घर जाना, तो मैंने उनको भेज दिया. एंड फिर मैंने लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट की. और मीनवाइल मैं मीडिया में जॉब कर रही थी, लेकिन मेरा जॉब जो था वो मार्केटिंग का वगैरह का था. तो काफी सारा घूमना वगैरह होता था, इरेग्युलर खाने के टाइमिंग्स वगैरह. तो इससे और टेंशन, मतलब इतने सालों का टेंशन, और ऊपर से ये नया स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उसका टेंशन. तो मुझे काफी सारी बीमारियां भी मतलब स्टार्ट हुई. वेट बढ़ने लगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, काफी सारे ये हुआ. तो मैंने सोचा कि अब ये मुझे मार्केटिंग वाला जॉब करना नहीं है, तो मैं कोई इन हाउस जॉब ढूंढ लूंगी. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी वो भी एक कोच थे, मनी एंड लाइफ फ्रीडम कोच है वो. तो उनके यहाँ पे मैं एज ए असिस्टेंट ज्वाइन हुई. मैं उनको सोशल मीडिया उनके सब देखती थी, असिस्ट करती थी. तो वहां पे मतलब वहां से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया.
कि वहां से मैंने मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला, मतलब मोटिवेशन क्या होता है, स्ट्रेस एंजाइटी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग करना है मतलब क्या करना है वगैरह। और तो वो सर अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, काफी सारे बुक्स पढ़ने के लिए दिए, जैसे सीक्रेट पढ़ा, वेन डायर की काफी सारी बुक्स पढ़ी, और बहुत सी मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उनके ऑफिस में। तो मैं हमेशा बुक लेके पढ़ती थी, और काफी सारे वीडियोस भी देखती थी यूट्यूब के ऊपर। और तो धीरे धीरे मुझ में फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि तब जब मैं उनके यहाँ पे ज्वाइन हुई थी तो एकदम लो कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे चेयर के ऊपर खड़े रहने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना मैं लो फील कर रही थी खुद के लिए। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एंड उसके बाद फिर भी मेरा कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि लाइफ कोच मैं बनूंगी ऐसे करके। लेकिन एक दिन मैं जा रही थी ऑफिस, तो मुझे सडनली 11 नंबर दिखने लगे, काफी सारे, मतलब 8 8 10 दिन में वही देखती थी हर जगह पे। मैं फेसबुक ऑन किया, नोटिफिकेशन उतना था, या फिर यूट्यूब पे व्यूज उतने आते थे, जहां पे भी मैं जाऊं वो नंबर जैसे मेरा पीछा कर रहा था। तो मैंने अपने बॉस को पूछा, तो वो बोले कि मुझे नहीं पता है, ऐसे मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैंने गूगल किया, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गूगल करना चाहिए, तो मैंने गूगल किया, तो मुझे एंजल नंबर्स के बारे में पता चला। और फिर उसके बाद में तो मैंने वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मतलब अगर आप लाइट वर्कर हो तो आपको ये समझ में आ जाती है, नंबर से आपको दिखते हैं यूनिवर्स का एक ये है कि वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो लोग लाइट वर्कर्स हैं। तो मैंने फिर मेडिटेशन, मतलब अपने आप होने लगा कि मैंने सीरियसली मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तब तक मैं करती थी, इतना इतना रेगुलर भी नहीं था। तो फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मुझ में काफी सारे चेंजेस आने लगे। तो जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं, चक्र अवेकनिंग बोलते हैं वगैरह, वैसे काफी सारे वो चेंजेस आने लगे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए काफी सारे मेरे साथ। तो तब एक ऑलमोस्ट 1 1.5 साल के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं एक लाइट वर्कर हूँ, और लाइट वर्कर का काम जो होता है वो लोगों को बेसिकली हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, और मतलब उनका मेंटल हेल्थ के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए। ये लाइट वर्कर का बेसिकली एक फंक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, ड्यूटी है एक तरह से। तो मुझे ये भी पता चला कि जो लोग जैसे रेकी करते हैं, या फिर एनर्जी हीलिंग वाला काम करते हैं, या फिर लाइफ कोच है, ऐसे वो ये सब लोग किस कैटेगरी में आते हैं कि जिनको हम लाइट वर्कर बोल सकते हैं। और जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो तो कुछ आपको गॉड गिफ्टेड स्किल्स मिल जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो कुछ साधु थे, उनको दिव्य दृष्टि थी, आगे का दिखता था, या फिर सेंस होता था। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मुझे सेंस होती है चीजें, मुझे सामने वाले को देख के पता चलता है कि क्या है, मतलब अच्छे से मैं रीड कर सकती हूँ इंसान को। और तो उस टाइम मुझे पता चला कि मुझे लाइफ कोच बनना है। फिर मैंने जॉब तो मतलब वो चल रहा था लॉकडाउन तक, तो तब तक तो कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही करना है तो मेरे खुद की प्रैक्टिस करना काफी मतलब ज्यादा जरूरी रहेगा। तो और मीनवाइल मैंने अपने बुक भी लिखी जो अमेजोन पे अवेलेबल है, कोर्स के ऊपर है वो, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, ऐसे ही लिखे हुए कोर्स नहीं है, जो मेरी जर्नी रही कि एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ टू एक लाइफ कोच। तो वो जो जर्नी थी उसी में, मतलब उसी के ऊपर वो कोट्स लिखे हैं। और बस क्या, अभी मैं
सर्टिफिकेशन किया मैंने लाइफ कोचिंग का, NLP प्रैक्टिशनर का। फिर अभी वो प्रैक्टिस मतलब सेट कर रही हूँ ऐसे। ओके, जो जर्नी आपने फेस की है यहाँ से लेके वहां तक, वो बहुत ही कमेंडेबल है। वो हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। इवन जब हमें एक पेंसिल से पेन पे स्विच करना होता है ना, हमें तब भी बहुत स्ट्रगल आती है स्कूल में। बट जो जर्नी आपकी है, शादी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण जल्दी हो गई, एंड देन हाउसवाइफ टू मदर, मदर टू मीडिया, मीडिया टू समवन्स असिस्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, आई थिंक हैट्स ऑफ यू। एंड जो आपने वो स्टेप लिया था ना डिवोर्स वाला, आई थिंक अभी भी काफी औरतें हैं जो अभी भी डरती है निकलने से, अभी भी वो घर पे मार खाना ज्यादा बेटर समझती हैं निकलने से। तो आई थिंक आप उन सभी औरतों के लिए इंस्पिरेशन हो कि अगर नहीं खुश हो तुम लोग अपने जीवन में, अगर तुमको लगता है कि वहां पे कोई स्कोप नहीं है, तो वहां से बाहर आ जाओ। एंड जैसे जैसे आपने इंसिडेंट्स बताए, बर्निंग एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया, सहना पड़ा आपको, बट भगवान ने साथ में आपको वो एंजल नंबर भी आपको फॉलो करती रही कि राशि अब ये करना है, अब ये करना है। तो आई बिलीव यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। एंड राजश्री, जैसे आपके बच्चे अभी भी आपके एक्स हस्बैंड के साथ रहते हैं कि अभी वो आपके साथ शिफ्ट हुए हैं? नहीं, मेरे उनके पापा के साथ ही रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको मिल सकती हूँ। मैंने वो उस हिसाब से कोर्ट से ऑर्डर लिए थे, तो वो दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग अच्छे से टच में हैं और मिलते हैं हमेशा। आपने एज अ वाइफ तो सफर किया, बट आपने आई थिंक एज अ मदर भी बहुत सफर किया है। ये बहुत मुश्किल है अपने बच्चों से दूर जाना, लाइक मैं सोच भी नहीं सकती, बट आपने हाँ बिल्कुल। मतलब मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने ये डिसीजन लिया, तब मेरी छोटी बच्ची 8 या 10 साल की थी। तो मुझे जब भी ऐसे कोई 8-10 साल की बच्ची दिखाई देती थी मम्मी के साथ स्कूल जा रही है, तो और मैं अपने काम के लिए मतलब मैं जा रही थी, तो मैं आगे जाके कहीं पे रुकती थी। 10 मिनट मुझे रोना आता था, और फिर वो रोना होके फिर मैं खुद को कंट्रोल करके फिर मैं आगे की जर्नी करती थी। इतना मतलब, लेकिन फिर बस खाली इसके पीछे एक ही मकसद था कि अब तो मैं सफर कर रही हूँ, एक अलग मतलब सफरिंग है मेरी, तो इसमें मेरी बेटियां ना सफर हो मेरे साथ, क्योंकि ये इंडिविजुअली मेरा डिसीजन था। हाँ, मुझे पता है कि उनके ऊपर काफी सारा इसका इफेक्ट हुआ, लेकिन कम से कम वो जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रही थी अच्छे वाले, तो उसी में वो पली बड़ी है आज मेरे साथ। उनको फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से सफर नहीं होना पड़ा। तो ये मतलब मैं सोच के मैं खुद को समझा लेती थी कि नहीं, मुझे ये करना है ऐसे। मेरी भगवान से यही दुआ है कि भगवान आपको इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इतना प्यार दे कि आप अपने बच्चों को दोबारा अपने पास रख सको, उनको प्यार दे सको, थैंक यू, एंड थैंक आप यू एक सो अपनी मच। फैमिली कंप्लीट कर पाओ। राशि, जैसे आपने कहा डिप्रेशन में चले गए थे, तो आप उससे ओवरकम कैसे हुए? तो मुझे सबसे पहले कि ये डिप्रेशन है यही समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेंटल अवेयरनेस है ही नहीं ना, मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस है ही नहीं। तो मुझे भी पता नहीं था कि ये डिप्रेशन है मेरा, ऐसे करके। तो फिर जब मैं इस सर के यहाँ पे, लाइफ कोच सर जो है उनके यहाँ पे ज्वाइन हुई, तब मेरा थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों से संबंध आने लगा। तब मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, ब्लॉग्स पढ़े, तब मुझे पता चला अरे ये तो ऐसा है कि ये सब तो जब जो मैं फील कर रही थी वो डिप्रेशन था ऐसे। तो फिर ओवरकम करने के लिए मुझे यही समझ में आ गया कि अगर मुझे ओवरकम करना है जो भी, और ना कि डिप्रेशन ओनली, पूरी लाइफ अगर मुझे चेंज करनी है, तो मुझे मेरे थॉट्स बदलने होंगे। क्योंकि थॉट्स एक ऐसी चीज है कि जो पहले मन में क्रिएट होती है, फिर बाद में रियलिटी में आती है। मतलब अगर हम बड़े इन्वेंशंस में देखें कि अगर राइट ब्रदर ने एरोप्लेन मन में
डिजाइन नहीं किया होगा तो आज दुनिया में एरोप्लेन होता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मन में हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बाद होता है। तो मैंने पॉजिटिव थिंकिंग जानबूझ के खुद के थॉट्स चेंज किए। मतलब मैं इतना अलर्ट किया मैंने खुद को कि मैंने वो हैबिट डेवलप की कि जब भी मैं सोचती थी तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि ये ख्याल निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके रिफ्लेक्शन क्या हो, ये निगेटिव रिजल्ट आएगा या पॉजिटिव आएगा। अरे नहीं नहीं निगेटिव है, मुझे नहीं सोचना है ये। ऐसे में खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर मैंने खुद को ये मतलब ये आदत डेवलप की। एंड उसके बाद आसानी हो गई। मतलब अभी अभी मेरे मन में नेगेटिव ख्याल आते ही नहीं है ऑलमोस्ट। आते होंगे कभी कभी तो ऑलमोस्ट वो 0.5% भी हो गए या नहीं हो गए। अदरवाइज मैं हमेशा होपफुल रहती हूँ और हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है लाइफ को लेकर, पॉजिटिव रहना, खुश दिल रहना, खुश मिसाल रहना, यस एंड प्यार देते रहना, यस प्यार लेना। आई थिंक ये बहुत एक प्यारी चीज है जो आपकी लाइफ को लेकर है। एंड मुझे लगता है कि हर किसी को अपनानी चाहिए कि पॉजिटिव सोचना, अच्छे थॉट्स सोचना। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो राष्ट्री, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, हम तब देखते और अब देखते आपकी अभी आप खुद में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अभी आपके नो आपका कुछ है लाइक लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अभी आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाया है कि मुझे आगे जाके ऐसा ये करना है फ्यूचर में, या ऐसे करना है कुछ भी? हाँ मैंने मेरा ये ऐसे तो प्लान है कि मैं लाइफ कोचिंग की जो मेरी अभी मैंने स्टार्ट किया पर्सनल प्रैक्टिसेस, तो वही मुझे सेटल करनी है। और वर्कशॉप्स में ज्यादा मतलब करना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ज्यादा सीरियस होते नहीं है वर्कशॉप्स के लिए। और बस वो जो फ्री उसमें फ्री भी हम जैसे देते हैं वर्कशॉप वाले की, कुछ आपको इंक्लूडिंग नाश्ता, इंक्लूडिंग डिनर, लंच या फिर ऐसे कुछ, तो वो उसी के लिए आते हैं। मतलब या फिर मैंने देखा है कि टाइम पास के लिए आते हैं, चलो संडे है और कुछ काम नहीं है करने के लिए तो चलो जाते हैं वहां पे बैठते हैं। तो इस अप्रोच के लोगों से वो पूरी वाइब जो है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ये कि मैं वेबिनार्स या फिर ऐसे कुछ नहीं करूंगी। पर्सनली काउंसलिंग में होता क्या है कि वो बंदा सामने वाला सीरियस होता है, उसको सच में हेल्प की जरूरत होती है। तो इसलिए पर्सनल कोचिंग का ही मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ। और दूसरा है कि मुझे एनर्जी हीलिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो आगे मैं शायद क्वांटम हीलिंग या फिर रेगुलर एनर्जी हीलिंग, इसका मैं ये करूंगी, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाऊंगी लोगों की हेल्प करने के लिए। वैसे तो मतलब एनर्जी हीलिंग में अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशन है नहीं। अच्छा। तो सर्टिफिकेशन का मैं सोच रही हूँ ओके। ऐसे। एनर्जी हीलिंग हेलो, क्या होता है? एनर्जी हीलिंग में थॉट्स जो है वो एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। मतलब स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है कि हम सब एक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हम सब एक है ना। तो जैसे रेकी होता है कि वो पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करके जो भी सफर हो रहा है उसको दे देते, वैसे ही सेम होता है। ये पाम्स का यूज किया जाता है एनर्जी हीलिंग में। और इसके थ्रू पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जस्ट एक क्या बोलते हैं हम, जो एनर्जी हीलर होता है वो बस ट्रांसमिट करता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी मैं ओके। कलेक्ट करूंगी यूनिवर्स से और मेरे थ्रू होके वो सामने वाले को जाएगी अच्छा। और मैं उसका हीलिंग करूंगी ऐसे। ठीक है। मतलब आप प्रे करके वो पावर लेकर दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे। हाँ वो मेडिटेशन होता है। जैसे आप ठीक है। मेडिटेशन करते जाते हो ना, तो एक तरह से आपके हाथ चार्ज हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ना एनर्जी पोर्टल्स रहते हैं। एक यहाँ पे एनर्जी पोर्टल रहता है, यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है। और दूसरा हमारे पाम्स, इसमें से जाती है। तो हम लोग मेडिटेशन के लिए ऐसे ओपन हार्ट बैठते हैं ना, तो जब आप स्टार्ट करोगे मेडिटेशन तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे गोल गोल हवा के भौरे फील होते हैं स्टार्टिंग में।
और यहाँ पे भी मतलब फील होते हैं। अगर मतलब हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ पे क्यों हाथ रखते हैं ऐसे? तो इसका वजह ही यही है कि ये एनर्जी पोर्टल है, ये और ये, तो यहाँ से अच्छे वाइब आपके शरीर में जाए, इसलिए आशीर्वाद ऐसे देते हैं। इट्स अ वेरी बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इट्स बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है आशीर्वाद का। मुझे यस। नहीं पता था कि ऐसे देते हैं, मतलब ये इसका मतलब होता है, बट आपने आज बताया, सो थैंक यू सो मच। हाँ। सो राजश्री, आप मतलब जैसे आप उस चीज से बाहर निकल के यहाँ पे, अब जो यहाँ पे आप हो, तो कोई ऐसा क्रेडिट आप किसी को देना चाहते हो कि जिसने आपकी थ्रू आउट अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में हेल्प की हो, आपको हमेशा पुश किया हो? ओ, मैंने आपको हमेशा लगता है, और जो आपको लगता है कि मैं मतलब खुद से ही बात करके, खुद से स्ट्रगल करके आगे आई हूँ? हाँ, मैंने दो चीजें हमेशा फॉलो की जब से मुझे अवेयरनेस हुआ, तब से, कि एक तो एक कि मैं मेरे थॉट्स में हमेशा मॉनिटर करती हूँ क्या चल रहा है। मतलब जब भी दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं तो मैं पहले वो टटोल लेती हूँ, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसे। तो ये एक आदत मैंने डाल दी है। और दूसरा एक है कि मैं गो विद द फ्लो वाला मोड में हमेशा खुद को रखती हूँ, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअल बनते हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी एक जगह पे ठहरने देती नहीं है। क्योंकि जैसे गीता में भी बोला है भगवान श्री कृष्ण ने कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमेशा परिवर्तन होता है। जब आप स्पिरिचुअल बनते हो तो आपके साथ ज्यादा परिवर्तन होता रहता है। और जितना आप परिवर्तन को, चेंज को जितना आप पॉजिटिवली अडॉप्ट करते हो ना, उतना आपको आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि हर चेंज एक हिडन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। और हमें वो तब वो अपॉर्चुनिटी तब भी दिखती है जब आप पॉजिटिव हो। क्योंकि हर किसी कंफर्ट जोन छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। चेंज के लिए हम लोग तैयार क्यों नहीं होते हैं? चेंज, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। तो वो कंफर्ट जोन छोड़ने की जो मतलब एक स्टिकीनेस होता है कंफर्ट जोन छोड़ने में, तो वो अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हो तो आपको आसानी होती है। जो भी आपको सामने से यूनिवर्स दे रहा है वो इजीली एक्सेप्ट करने में। और हमेशा यूनिवर्स का जो प्लान हमारे लिए होता है ना, वो सबसे बेटर होता है। या मतलब सामने से अपॉर्चुनिटी हो, या फिर हमारी इंट्यूशंस, जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। और इंट्यूशन मतलब आपको, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम लोग बोलते हैं ना कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा भगवान का अंश है। तो और सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जब हमें इंट्यूशंस आते हैं तो एक तरह से हमें भगवान ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम ऐसा करो या फिर ये डिसीजन लो, ऐसे। तो हमेशा इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और गो विद द फ्लो। मतलब अभी तक तो मैंने यही फॉलो किया है कि मैंने कुछ जब भी चेंजेस आए मेरी लाइफ में तो मैंने उनको वेलकम किया है, ऐसे पकड़ के नहीं रखा है मेरी पुरानी वाली चीजों को, ऐसे। यार, पास्ट था, पास्ट आपने भूल गए, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। नहीं तो काफी लोग पास्ट को पकड़ के बैठते रहते हैं, उसको ही कोसते रहते हैं, बट वो आप मूव ऑन हो, एंड दैट्स अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो हाँ। आज, और एक मैंने चीज स्पिरिचुअलिटी में सीखी कि जितना आप कंपैशनेट होगे, जितना आप दयालु होंगे, उतना आप ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। जितना आप, आपका हर काम का इंटेंशन सोसाइटी की हेल्प करना होना चाहिए। जितना आप लोगों को दोगे उतना आप या फिर उससे कई गुना आप कई पाओगे। गुना वापस आएगा। हाँ बिल्कुल। तो एक पॉइंट मेरे स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में ऐसा भी आया कि मुझे मेरे हस्बैंड को माफ करना पड़ा। मतलब बहुत गुस्सा था मेरे मन में स्टार्टिंग में। मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती थी। और घर में भी कभी बातें होती थी तो मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि मुझे
स्पिरिचुअलिटी की वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे माफ करना होगा लोगों को, जो भी मेरे साथ कितने भी मतलब जो भी लोगों ने निगेटिव कुछ चीजें की या फिर नहीं, लेकिन मैं वो मतलब वो सब होल्ड करके बैठना मेरी खुद की प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लगा मेरे एक्स हस्बैंड को माफ करने के लिए मन में, लेकिन मैंने वो किया तो उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी काफी एकदम स्पीड से हो गई ओके। ऐसे। तो अब इस पर मतलब यहाँ पे ना इस पॉइंट पे प्रिया मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। मतलब अच्छा। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अच्छा। अगर वो मुझे इतना परेशान करता नहीं, इतनी तकलीफ देता नहीं, इतने पेन्स देता नहीं, तो जो आज मैं हूँ वो मुझे कभी मैं हो ही नहीं सकती थी। मेरा लाइफ एक ऐसे ऑर्डिनरी टिपिकल लड़की की तरह बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, बुरी हुई, चली गई, तो यही हो जाता। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर हिम कि मुझे उसने उस टाइम पेन दिए, तो उसकी वजह से मैं खुद को डिस्कवर कर पाई और कुछ अभी इसके आगे वाली लाइफ मेरी सब सोसाइटी का भला करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए है। तो वो पर्पस मुझे रियलाइज करने के लिए आई एम सो थैंकफुल। I think I loved your approach towards the life and I love the person थैंक you यू। are. तो राजश्री लाइक जो आपके एक्स थे उनको फील हुआ कि वो गलत थे, उनको ये रियलाइजे आपके एक्स को ही रियलाइजेशन आई कि वो गलत थे? गलत थे इस ये मेरा ये नहीं है, मेरा ये है कि मेरा कुछ था पिछले जन्म का और मैंने वो पे ऑफ किया। तो अब जो मैं हूँ वो नई राजश्री हूँ। एंड आई लव तो दिस राजश्री। हाँ तो इसलिए ये जो जिंदगी है ये सब एक पर्पसफुल है, एक डिवोटेड है कि लोगों की हेल्प करनी है। जो भगवान ने मुझे एक पर्पस दिया है, एक काम दिया है एज अ लाइट वर्कर, तो वो मेरा लाइफ मिशन फुलफिल करना यही मेरी मतलब अब बस यही है और कुछ नहीं है, मतलब ऐसे है। और इस मिशन में विंसिपल आपके साथ है, खुशियां लोगों को खुशियां बांटने में, उन्हें खुशी देने में, उनको हैप्पीनेस देने में। तो आपको कभी भी कोई सहायता चाहिए हो विंसिपल से तो आप जरूर बताना। राशि, मुझे आपने जो बुक लिखी है, आप उस बुक का नाम क्या है और आप उस बुक के बारे में बताओ, मतलब क्या है उस बुक में? योर की टू सक्सेस, मोटिवेशनल कोट्स ऐसे करके वो उसका नाम है, योर की टू सक्सेस। एंड वो कोट्स है बेसिकली, और वो जो कोट्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है कि जब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो, या फिर कहीं पे आप डिप्रेशन में हो, या फिर कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या फिर आप पूरे लाइफ में कुछ ऐसे अनवांटेड फेज में हो और आपको चेंज करना है, तो 3 फेजेस मैंने रियलाइज की। पहला फेज है कि आपको आपके थॉट्स जो है वो प्यूरिफाई करने होंगे। दूसरा है कि आपको वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो अडॉप्ट करना होगा। और तीसरा है कि जब वो दोनों हो जाने के बाद आपको सक्सेस मिलने वाली होती है, श्योर। तो लेकिन सक्सेस के लिए भी आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वो सक्सेस भी हर किसी को इजीली एक्सेप्ट नहीं होता है, तो हम पहले से अगर प्रिपेयर रहे तो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज आता है कि वो सक्सेस के लिए खुद को प्रिपेयर करना। तो ये जो स्टेजेस है ये मैंने खुद की लाइफ में खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में रियलाइज किए। तो उसी के बेस के ऊपर मुझे आदत थी, मतलब जब मैं रीडिंग मैंने वगैरह स्टार्ट किया सेल्फ हेल्प वाली बुक, तो उसके बाद जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा उसके बाद मैं कुछ नोट्स लिखना मतलब मेरी डेवलप किया था आदत। तो उसी के मतलब वो लिखते लिखते मुझे अचानक से एक दिन लगा कि मुझे कोट्स लिखने चाहिए, जो भी मैंने पढ़ा उसके ऊपर कोट्स लिखो, ऐसे खुद के वाले ऐसे। तो ऐसे मैंने स्टार्ट में किया, लेकिन बाद में फिर मुझे अपने आप ही मतलब वो सूझने लगे कि अरे हाँ, तो जब भी मुझे याद आता था मैं लिखती थी। तो काफी सारे हो गए, अराउंड 500 वगैरह हो गए, तो मैंने सोचा चलो एक बुक ही लिख लेते हैं।
ऐसे करके। ग्रेट। आपको कोई कोट याद है अभी उस बुक में से कोई भी एक कोट? नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। नहीं, आप जब भी आपको याद आए आप मुझे बताना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो राशि, जो आपकी जर्नी रही है एक मिडिल क्लास फैमिली में से जिसको एक दबाव में आके शादी कर दी गई, फिर जब वो अपनी मैरिड लाइफ में आई काफी कुछ सहना पड़ा उससे, फिर उसको, और जब उसने ये सोचा कि ये मैं खत्म कर देती हूँ जिसमें मुझे खुशी नहीं मिल रही, मैं खुद की पहचान में चलती हूँ। और जब खुद की पहचान में चले आपको तब भी बहुत सारी मुश्किलें आई, बट आप डटी रही, आपने हिम्मत रखी, आपने गिव अप नहीं किया, जो सबसे जरूरी बात है। एंड आप उसमें से मीडिया में से लाइफ कोच में आई। आपकी स्टोरी लाइक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एंड मुझे लगता है कि कितनी औरतें हैं जो इस उस शादी से बाहर निकलना चाहती है, जो उनको खुशी नहीं देती, आपकी स्टोरी उनको हिम्मत देगी कि हम भी राष्ट्रीय की तरह अपनी पहचान में चल सकते हैं, हम अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो यस। आपने इस मुकाम पे, आप जिस मुकाम पर भी अभी हैं, मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि आप इससे भी ऊपर जाएं और आप और सक्सेस ले, और आपको भगवान इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे के कि आप अपने थैंक यू। बच्चों के साथ रह सके, उनको प्यार कर सके, 24 घंटे उनके साथ रह सके, ताकि आपको दोबारा ना लगे, आपको दोबारा रोना ना पड़े एक बच्ची को देखकर रोड पे। एंड मैं आप यही दुआ करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए, थैंक और यू। आप यहाँ पे आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए। सो राजश्री, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू प्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या करते हो। मैंने बोला कि आप क्या करते हो यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब के अलावा आई एम अ स्टूडेंट, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। एंड मैंने ये इनिशिएटिव किया मेरी कंपनी विंस्पल ने। आई एम द को फाउंडर ऑफ विंस्पल एंड आई एम ऑथर ऑफ रिच इन टर्न। तो रिच इन ओह टर्न वाह। मेरी किताब का नाम है। ये ऐसे मेरे दिमाग में आया क्योंकि जो इंटर्नशिप का मतलब है कि जब जब हम अपनी स्टडी करते हैं साथ में हम उसी करियर फील्ड में एक्सपीरियंस लेना। तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो मैं लॉकडाउन था, तो सेकंड ईयर में आई, फिर लॉकडाउन चला, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं मैं अपनी जिंदगी में। मैं ऐसे ही बैठी रहती थी एंड फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो सोचते सोचते इंटर्नशिप वर्ड मेरे सामने आया गूगल में। तो मैंने सर्च ओके। किया तो मुझे पता लगा कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो मैं इंटर्नशिप के अंदर गई। मैं साथ साथ में मेरी पहली स्टाइपेंड थी 3000 रुपीज। तो मैंने धीरे ओह। धीरे अर्निंग की, और फिर मैंने अपनी ही फील्ड में एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने रियलाइज किया कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको डिग्री लेने के बाद में पता चलता है कि ये डिग्री हमारे काम की नहीं है, जिस वजह से उनकी सारी स्टडी के इयर्स जितने भी है वो खराब हो जाते हैं। तो आई रियलाइज कि और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब इंटर्नशिप में मिलती हैं, कैसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, जो हम किताबों में सीखते हैं वो हमें असल में करने का मौका मिलता है, और हमें वो यस। पता चल जाता है कि हम इसमें जाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगा कि बच्चों को पता नहीं है। तो फिर मैंने रिच इंटर्न लिखी, फिर मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखा कि इंटर्नशिप से मैं को फाउंडर कैसे बनी, मेरे टिप्स और टेक्निक्स दिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने बुक लिखी। उसके बाद आई स्टार्टेड दिस वे इंस्पायर पीपल। तो मैंने और फाउंडर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम वे इंस्पायर पीपल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ओह। आपके जैसे औरतों की कहानियां लेके आएंगे ताकि आप जैसे लोग दूसरे लोग को इंस्पायर कर सके और हम एक बहुत ही प्यारी दुनिया बना सकें। तो वाओ, इसलिए थैंक यू। तो बेसिकली आई एम ऑल इनटू दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच। आप बहुत, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत बड़ा काम कर रही हो। मेरी छोटी बेटी आप ही के उम्र की है। तो ओके। लेकिन सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही हो प्रिया। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। राजश्री। आई थिंक ये भगवान ही है जो मेरे से करवा रहा है, नहीं तो एक इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ होती है। सो आई थिंक इट्स अ हाँ। ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स, गॉड, जिनकी दुआ से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड आई विश कि विंस्पल ऐसे ही काम करता रहे और सारी तरफ खुशियां बांटता रहे, लोगों को इंस्पायर करता रहे।
सो और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। नहीं? ठीक है। Thank ओके you. राजश्री, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you. Bye. बाय। राजश्री की कहानी से हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिला, और मैं यही दुआ करती हूँ कि और भी औरतें जो इस रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको खुशी नहीं मिलती, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, वो अपनी शादी से बाहर आकर अपने हिस्से की खुशियां पाए। एंड यही उम्मीद है कि हम इस दुनिया को और ये वुमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम है उसको खत्म कर सके और दुनिया को एक बहुत ही बेटर प्लेस बना सके औरतों के लिए। Okay guys, thank you so much for watching us, and don't forget to smile.